भगवान भी कैसी कैसी सेटिंग करके देते हैं ना। तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम्हें तुम्हारी ये जॉब सही नहीं लग रही। अब तुम वो जॉब छोड़ो और आराम से घर पर बैठो और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना एमएस पूरा करो। एंड आई एम श्योर एसएनजी की पे तुम्हारे छोटे हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा होगी। तो मैं काम करती हूँ और तुम पूरा ध्यान लगाकर बस पढ़ाई करो। नहीं गौरी, मुझे अभी ये जॉब करनी है। क्यों? कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ना कि मैं काम करूं और तुम पढ़ाई करो? नहीं गौरी, बात तुम्हारे और मेरे पैसे की नहीं है। मैंने अभी भी ये जॉब ज्वाइन की है, थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ, हो सकता है कंफर्टेबल हो जाऊँ यहाँ पर। ये लो तुम पकड़ो। हाँ बट हाय रिचा, तुम्हें एक अच्छी सी न्यूज़ दूं? क्या तुम्हें पहले से ही पता है? थैंक्स सो मच। सच्ची मुझे होप्स ही नहीं थी एसएनजी के लिए। आई नो, ऑफ कोर्स ट्रीट दूंगी ना, जरूर दूंगी। लता नहीं, उसका कुछ आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन एक्चुअली फाइल कहाँ है मेरी? बापू साहब, दादी साहब मैं स्कूल जा रही हूँ। आनंदी, माँ मैंने खाने का डिब्बा रख लिया है, यही कहने वाली थी ना आप? हाँ लड। और ताई जी, खाना समय पर खा लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आती हूँ। सांचे में इस घर की जान है जे छोरी। अरे गए ना, अरे बसंत को फोन लगा, पूछ के कहाँ रह गए हो? कहाँ ही ना आए हो अब तक गोदाम से? अरे भाई पहुंच गया। क्या हो गया माता? गोदाम से क्यों बुलाया आपने मुझे? जे बताने कि बाहर का काम कुछ दिन मुनीम जी को कर लेने थे, कहीं कि उससे भी ज्यादा जरूरी काम घर को है। घर का काम? कौन सा? अरे तलाक के कागजों पे दस्तखत हो गए ना दोनों के, तो अब 6 महीने में तलाक भी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों के पास कुल 6 महीने हैं छोरी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने को। अब कोई भले लड़के पेड़ों पे तो ना लगा करें कि हाथ बढ़ायो तोड़ लियो, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन माँ साहब, अब जे मत कहना सुमित्रा, इतनी जल्दी किस बात की? जानू तुम लोगों का बस चले तो जाने ही ना दो छोरी को, बस अपने पास चिपका के रखो उम्र भर। छोरी को भी जीवन जीने का, सुख पाने का अधिकार है। जी हाँ मास्टर, बिल्कुल है, इसीलिए तो इतना बड़ा कदम उठाया है। अब एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, जब तक छोरी के लिए ढंग का छोरा ना मिल जावे तब तक उसे भड़क तक न पड़नी चाहिए कि हम उसके दूजे ब्याह की बात सोचे हैं। पर माँ साहब, मुझे नहीं लगता कि आनंदी के लायक लड़का
जैत सर में मिलेगा हमें, बहुत मुश्किल है। जानो जानो, तभी भौरी भौजाई को बुलाया हो जहाँ पे। आपने बुलाया और मैं आ भी गई बाजी साहब। माजी साहब मन करते है सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। हाँ, अरे बाप रे, अब कुछ बताएगी भी? मैं आपके लिए बड़ी अच्छी खबर लाई हूँ। लो देखो और बताओ, है ना आपकी बिंदनी बनने लायक? घनी कम्मा माजी साहब, घनी कम्मा। अम्मा गणी, हाँ बैठ बैठ। हुक्म करो माजी साहब, कैसे याद किया? हमने फैसलो कियो है कि अपनी आनंदी का दूजो ब्याह करानो है। अब देख भंवरी, तू तो बड़ी तरह जाने आनंदी को, तो उसके हिसाब से कोई आछो सा ढूंढ के कुछ बता। मैं तो इतना ही बोलूं कि आनंदी से बढ़ के ना सही, उसकी बराबरी का तो होना ही चाहिए छोरा। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए और घमंड से कोसों दूर होना चाहिए, मन का उछला। भला सा लड़का ढूंढना भवरी भौजाई, ऐसा लड़का ढूंढना भवरी भौजाई जो आनंदी के गुणों को समझ सके, उनकी कदर कर सके, खुश रख सके उसे। और हाँ, समाज सेवा का भी गुण होना चाहिए उसमें, ताकि आनंदी ने जैत सर के लिए जो किया है उसका मोल जान सके वो। हाँ भौजाई, लड़का जो है वो सुंदर और स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, एकदम बाका नौजवान, रिश्ता ऐसा जो दुनिया देखती रह जाए। इतने सारे गुण और एक ही छोरे में मिलना मुश्किल है, लेकिन भौरी भौजाई पे विश्वास किया है तो उस विश्वास की लाज रखूंगी मैं। वैसे माजी सा ने आनंदी के लिए छोरा ढूंढने के लिए बुलाया, ये बात तो मुझे पता नहीं थी। क्या हुआ, कोई समस्या है? हमारी आनंदी जैसी अच्छी सुशील संस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी? जिस भी घर में जाएगी भाग्य खुल जाएंगे उसके। आपकी बात तो बिल्कुल सही है भैरोसा। छोरी जब इतने से थी तब से जानू मैं उसे, और आप सभी लोग बरसों से रह रहे हैं उसके साथ, तो आनंदी को आपसे भला और कौन जानेगा? पर दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और दूजा ब्याह करना इतना आसान तो नहीं है, और छोरी का दूजा ब्याह करना और भी मुश्किल है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, लड़का तो मैं आपको बता दूंगी और उसके परिवार वालों से भी मिला दूंगी, पर उनकी परिवार वालों को समझाना, राजी करना, ये सब आप लोगों का काम है। हाँ भौजाई, वो सब बातें तो बाद में हो जाएंगी, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आपकी नजर में कोई लड़का है भी या नहीं? हाँ, वो रूपनगर गांव है ना, हाँ, वहाँ 2-3 पढ़े लिखे लड़कों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था मुझे उनके माँ बाप ने। हाँ, उनमें से एक डॉक्टर है, आप लोग कहें तो बात चलाऊं मैं? हाँ, डॉक्टर ठीक रहेगा, मिल लेते हैं। क्यों मासा? तो फिर ठीक है, उनसे बात करके मिलना तय कर देती हूँ मैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। सारे टेस्ट करवा लिए हैं मैंने, डॉक्टर ने कहा था रिपोर्ट बताने के लिए, इसीलिए ले आई। ये लीजिए। पिछले दिनों बुखार आया था आपको? बुखार? नहीं तो फिर ये टेस्ट क्यों करवाया आपने? वो डॉक्टर रमन ने कहा था, इसलिए। कुछ नहीं,
आप ये रिपोर्ट्स यहीं छोड़ जाइए, मैं आपकी रिपोर्ट्स डॉक्टर अमन को दिखा दूंगा, फिर आपसे खुद ही बात कर लेंगे। जी अच्छा, थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मिसेस त्यागी गई अभी यहाँ से, आपने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा था उनसे, ये रही उनकी रिपोर्ट्स, प्लीज हैव अ लुक। अरे रहने दीजिए, हाँ एक चाय भिजवाना जल्दी से। रहने दो मतलब? अरे मैं देखकर क्या करूँगा भाई, आप लिख दीजिए कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है और उनकी फाइल में लगा दीजिए, दैट्स इट। मैं समझा नहीं, आपने उस पेशेंट को मलेरिया और टाइफाइड के टेस्ट करवाने के लिए क्यों कहा? ना तो उसे कोई फीवर आया था और ना ही कोई दूसरे सिम्टम्स थे। फिर डॉक्टर अमन, शी इज प्रेग्नेंट, ऐसे में इतने सारे टेस्ट? आप भी ना पूरे भोले भंडारी हैं। अगर हम पेशेंट्स को टेस्ट के लिए रेफर नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल की एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से होगी? नहीं समझे? देखिए, हम पेशेंट्स को उसी लैब में रेफर करते हैं जहां हॉस्पिटल वालों की सेटिंग होती है, हमें कमीशन मिलता है। और पेशेंट को ये बात जानकर खुशी होती है कि उसे टाइफाइड या मलेरिया नहीं है। और ये खुशी देते समय अगर हॉस्पिटल और लैब वाले थोड़ी बहुत इनकम कर लेते हैं तो उसमें बुराई क्या है? सिंपल। ये इतनी सिंपल बात नहीं है डॉक्टर अमन जैसा आप कह रहे हैं। बिना जरूरत के टेस्ट करवाना गलत है, सरासर गलत है। और ऐसे कई मरीज हैं जो डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा भी नहीं उठा सकते, उनके सर पर इतना एक्स्ट्रा खर्चा, वो भी ऐसे बेकार का। ये तो ठीक नहीं है डॉक्टर। सही और गलत की चिंता आप मत कीजिए डॉक्टर, जो चल रहा है ना वही सही है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना आप पर तो मुसीबत आएगी ही, हमारे लिए और परेशानी खड़ी कर देंगे आप। इसे फ्रेंडली एडवाइस समझना। आशा, हम लोग समय से पहले पहुंच जाएंगे तो ठीक लगेगा ना? ठीक लागे कि ना लागे जे तो ना जानू, पर जल्दी पहुंचने से उनकी असलियत आंखें से सामने आ जाएगी। चल। दादी साहब, आप दोनों कहीं जा रहे हैं? अरे चोरी, तू तो बड़ी जल्दी आ गई सकूरी से। नहीं, एक किताब रह गई थी, वही लेने आई हूँ। लेकिन आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अब बेटा वो एक जमीन के मामले में पास के गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ जाना था। मासा को उनके सामने ही साइन कर रहे हैं तो इसलिए साथ लेकर जा रहा हूँ। शाम को जल्दी आ जाएंगे ना? मासा, आज तुम लोग झूठ बोलकर बच गए। अगर रोज रोज लड़कों को देखने जाते रहेंगे तो आनंदी को शक जरूर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ तो प्रार्थना करना ईश्वर से कि जो छोरा पसंद आ जावे, बात भी पक्की करावेंगे, फिर न कहीं और जाने की जरूरत न झूठ बोलने की। वैसे बड़ी सफाई से झूठ बोल रहे हो तू। Come in. फाइन सर, मैं मिलता हूँ बाद में आपसे। सर, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। सर, मैंने नोटिस किया कि यहाँ इस हॉस्पिटल में कुछ सीरियस मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। खुलेआम सोनोग्राफी हो रही है सर, होने वाले बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। और सर, यही इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को दी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है सर, इट्स इलीगल। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, जरूरत ना पड़ने पर भी पेशेंट्स को न जाने किन किन बीमारियों के टेस्ट के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ थोड़े से कमीशन के लिए। सर, आप खुद सोचिए, जो पेशेंट्स गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन पर क्या गुजरती होगी सर। हो सकता है अपने इलाज के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं से उधार लिया हो सकता है अपने घर अपने गहने को गिरवी रखकर इंतजाम किया हो कुछ पैसों का, और जिसे चुकाते चुकाते ना जाने कितना वक्त लग जाएगा उन्हें। सर, ये ठीक नहीं है सर। डॉक्टर जगत, मैं इसी वक्त आपको गायनेक डिपार्टमेंट से ओपीडी में शिफ्ट कर रहा हूँ।
लेकिन लेकिन क्यों सर? आई मीन मैं तो क्या समझते हो तुम अपने आप को? कोई संत महात्मा या सोशल वर्कर या फिर सुपर हीरो जो सिस्टम को यूं बदल देगा? लेकिन सर जो इस हॉस्पिटल में हो रहा है वो हर तरह से मेडिकल बोर्ड्स के रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। मेडिकल डिग्री लेते वक्त हम यही कसम खाते हैं कि इस नोबेल प्रोफेशन को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे, अपने नॉलेज का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। एक पेशेंट के लिए एक डॉक्टर भगवान से कम नहीं होता। जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो शौक से नौकरी छोड़कर जा सकते हैं आप। सर मैं तो बस आप इनफ। नाउ लिसन टू मी। डॉक्टर जगत, आप खुद हमारे यहाँ नौकरी मांगने आए थे, हमने आपको नहीं बुलाया था। अगर आपको यहाँ नौकरी करनी है तो अपनी आंखें और जुबान दोनों बंद रखनी पड़ेगी। इस हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए क्या नहीं ये सोचना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। यू मे गो नाउ। जब आज भवरी भौजाई ने फोन पे बता कि इतने बड़े घर का रिश्ता आपके छोरे के लिए है, तो इसमें छोरी की क्या पूछना और क्या चिंता करना माजी साहब। छोरी तो अच्छी ही होगी। और फिर रही बात दूसरे ब्याह की, तो किसी न किसी को तो उसका हाथ थामना ही पड़ेगा। तो हमारा छोरा ही क्यों नहीं? अरे इसमें बुराई क्या है? जो आनंदी के साथ हुआ कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। ना ना, ईश्वर ना करे किसी के भी साथ वो हो जो हमारी आनंदी के साथ हो। पर धन्य बेचारा आपके, आप जैसे बड़े लोग हो संसार में तो जाने कितनी छोरियों की जिंदगी बदल जावे। बात तो एकदम खरी कही माजी साहब। पर एक बात तो बताइए, इतनी सुंदर छोरी को छोड़ क्यों दिया उसके बींद ने? बात तलाक तक पहुंच गई। कोई खोट तो ना है छोरी में? अरे खोट क्या होगी, अच्छी भली तो है। झूठी प्रशंसा ना करूं मैं, पर हमारी आनंदी में ढूंढने पे भी खोट ना मिलेगा। छोरी हीरा है, एकदम हीरा। मेरा बेटा भी हीरे से कम नहीं है माजिद साहब, तभी तो डॉक्टर बन गया। ये कोई मामूली बात है? रोज एक दो रिश्ते आते हैं उसके लिए। जहां भी शादी ब्याह में जाता है, छोरियों के माँ बाप उनके छोरियों की जन्म कुंडली लेके और उनका फोटो लेके पीछे पड़े रहते हैं। जी, आपका बेटा है कहाँ? एक बार उससे भी मिल लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा अग्निवंश, बाहर आना बेटा। परित्यक्ता के पुनर्विवाह में संदेह के घेरे नारी की अस्मिता को आहत करते चले जाते हैं, जिसे सहना उसके और परिजनों के लिए दूभर हो जाता है।